चलिए आज इतिहास की उस समुद्री घटना की गहराई में उतरते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बात हो रही है टाइटैनिक की, एक ऐसा जहाज जिसकी भव्यता की मिसालें दी जाती थी, लेकिन जिसका अंत खैर हम सब जानते हैं। तो बिना किसी देरी के इस त्रासदी के हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। 10 अप्रैल 1912 इस जहाज के अपनी पहली यात्रा पर निकलने से ठीक पहले व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट ने एक बहुत ही मशहूर बात कही थी कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। जरा सोचिए, उस समय कितना ओवर कॉन्फिडेंस रहा होगा। किसी के ख्याल में भी नहीं था कि ये इंजीनियरिंग का चमत्कार कभी समंदर की गहराइयों में समा सकता है। और ये अति आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं था। उस दौर में इस तैरते हुए महल को बनाने में $7.5 मिलियन लगे थे। अगर आज की महंगाई के हिसाब से इसे कैलकुलेट करें तो ये रकम लगभग $400 मिलियन बैठती है, यानी करीब 3200 करोड़ रुपए। ये सिर्फ पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं था, इसमें दुनिया के सबसे रईस लोगों के शौक और एक नई जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे प्रवासियों के सपने भी जुड़े थे। भाग 1, अहंकार का स्मारक। इस जहाज ने लोगों की आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि किसी को अटलांटिक महासागर का खतरा दिखा ही नहीं। इसके अंदर की फैसिलिटीज किसी 5 स्टार होटल को भी फेल कर दें। गर्म पानी का स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, स्क्वॉश कोर्ट और 4 शानदार रेस्टोरेंट। एक तरफ ये बेजोड़ लग्जरी थी और दूसरी तरफ बाहर वो जमा देने वाला बर्फीला समंदर, जिसके ठीक बीचों बीच ये जहाज पूरी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। भाग 2, टक्कर का विश्लेषण। 14 अप्रैल की उस मनहूस रात की बात करते हैं। अब इस चार्ट को देखकर हम जहाज की बनावट को आसानी से समझ सकते हैं। हल यानी मुख्य ढांचा, कील यानी निचला हिस्सा और स्टर्न यानी जहाज का पिछला हिस्सा। लेकिन रात 11:40 पर 15 लाख टन का एक विशाल आइसबर्ग जहाज के ठीक आगे वाले हिस्से यानी बो के दाहिनी तरफ सीधे आ टकराया। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल जहन में आता है कि आखिर बर्फ का एक टुकड़ा ठोस लोहे को कैसे चीर सकता है। ये वो सवाल है जो इस न डूबने वाले जहाज के दावों की धज्जियां उड़ा देता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हमारे घर के फ्रिज वाली बर्फ तो जाहिर है किसी धातु को नहीं काट सकती, लेकिन यहाँ बात हो रही है एक पहाड़ जितने बड़े बर्फ के टुकड़े की। फिजिक्स का सीधा सा नियम है। मान लीजिए एक तेज रफ्तार कार किसी मोटे पेड़ से टकराती है तो लकड़ी धातु को कुचल देती है। बिल्कुल वैसे ही जब टाइटैनिक 10 सेकंड तक उस 15 लाख टन भारी आइसबर्ग से रगड़ खाता हुआ निकला तो उस बेतहाशा वजन और मोमेंटम ने जहाज की स्टील प्लेट्स को कागज की तरह फाड़ दिया। और ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इसके बाद जो हुआ उसने जहाज का डूबना मैथमेटिकली कैसे तय कर दिया। जहाज में एक डबल बॉटम हल था, लेकिन टक्कर किनारे पर हुई जहां सिर्फ सिंगल लेयर थी। जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 16 में से 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर जाएं तब भी ये सेफ रहेगा। लेकिन टक्कर इतनी भयंकर थी कि एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स टूट गए। सेफ लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। अब दुनिया की कोई भी ताकत इस जहाज को डूबने से नहीं बचा सकती थी। भाग 3, गलतियों की अराजकता। और ये कोई आम मैकेनिकल फेलियर नहीं था, बल्कि ऐसी गलतियों का सिलसिला था जिन्हें आसानी से टाला जा सकता था। इस टाइमलाइन को देखिए, ये किसी डरावने टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसी है। रात 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट ने आइसबर्ग को देखा। ठीक 1 मिनट बाद टक्कर हो गई। 12 बजे तक मदद के लिए डिस्ट्रेस कॉल जाने लगे और फिर रात 2:20 पर वो विशालकाय जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर हमेशा के लिए समंदर में समा गया। रेस्क्यू जहाज़ों की ये सच्चाई सच में रोंगटे खड़े कर देती है। RMS कारपेथिया ने मैसेज सुना और तुरंत अपनी दिशा बदल दी, लेकिन वो 107 किलोमीटर दूर था, पहुंचने में 3.5 घंटे लगते। वहीं दूसरी तरफ SS कैलिफोर्नियन जहाज टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, लेकिन रात होने की वजह से उन्होंने अपना रेडियो बंद रखा था। टाइटैनिक से जो रॉकेट दागे जा रहे थे उन्हें कैलिफोर्नियन के क्रू ने देखा भी, लेकिन इग्नोर कर दिया, ये सोचकर कि शायद अमीर लोग कोई पार्टी कर रहे हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये त्रासदी सिर्फ एक आइसबर्ग से टकराने का नतीजा नहीं थी। 7 बार, जी हाँ 7 बार बर्फ की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। कैप्टन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी ड्रिल को कैंसिल कर दिया। पैनिक में स्टीयरमैन ने जहाज को बाईं की बजाय दाईं ओर मोड़ दिया। और इन सबसे ऊपर
कंपनी के चेयरमैन का भारी दबाव था कि किसी भी हालत में 6 दिन का स्पीड रिकॉर्ड टूटना चाहिए। इसी वजह से इतनी चेतावनियों के बावजूद जहाज की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी। अब जरा इस डराने वाले गणित को देखिए। जहाज पर 2200 लोग सवार थे, लेकिन जो 20 लाइफबोट्स थी उनमें सिर्फ 1200 लोगों के बैठने की जगह थी, क्योंकि कंपनी को लगता था कि लाइफबोट्स तो बस सजावट के लिए है, जहाज तो कभी डूबेगा ही नहीं। और ये अहंकार देखिए, 65 लोगों की कैपेसिटी वाली जो सबसे पहली लाइफबोट नीचे उतारी गई, उसमें सिर्फ 28 लोग बैठे थे। और जब जहाज डूबा तो पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। 1500 लोगों की जो जान गई ना, उनमें से ज्यादातर लोग डूबे नहीं थे, बल्कि इतनी भयंकर ठंड में हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए थे। इतने ठंडे पानी में कोई भी इंसान चंद मिनटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। भाग 4, गहराइयों से मिली सीख। इस एक खौफनाक रात ने ग्लोबल मैरीटाइम लॉस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भविष्य में ऐसा कभी ना हो, इसके लिए 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया। पूरी दुनिया के जहाज़ों की सेफ्टी के लिए 16 ट्रीटी पर साइन किए गए। और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि एक सख्त नियम बन गया, जिसके तहत हर जहाज पर सभी यात्रियों की गिनती के बराबर लाइफ बोट्स का होना बिल्कुल कंपल्सरी कर दिया गया। आपको पता है, टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में 70 साल से ज्यादा लग गए। फाइनली 1985 में इसे समंदर में 3.8 किलोमीटर नीचे खोजा गया। लेकिन एक बहुत ही अजीब और उदास कर देने वाली बात यह है कि अब समंदर धीरे धीरे इस मलबे को निगल रहा है। धातु खाने वाले बैक्टीरिया इसके ढांचे को इतनी तेजी से खत्म कर रहे हैं कि माना जा रहा है 2030 तक टाइटैनिक का नामो निशान समंदर की तलहटी से पूरी तरह मिट जाएगा। और जाते जाते जरा इस दिलचस्प बात पर गौर कीजिए। 2012 में टाइटैनिक 2 नाम से इसका एक रेप्लिका बनाने का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन ये प्रोजेक्ट बार बार डीले हो रहा है। वजह, अगर बिल्कुल ओरिजिनल टाइटैनिक जैसा जहाज बना तो उसमें टीवी या वाईफाई नहीं होगा, और आज के लोग बिना वाईफाई के सफर ही नहीं करना चाहते। सोचिए, जिस जहाज ने कभी दुनिया को अपनी भव्यता का दीवाना बना दिया था, आज उसकी नकल सिर्फ मॉडर्न फैसिलिटीज न होने की वजह से फेल हो सकती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इस अनसिंकेबल सपने के साथ हमारा ऑब्सेशन आखिर कब तक चलेगा। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।